जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। खेलों के लिए जाना जाता है हरियाणा, और बहुत कम लोग यहां जानते होंगे कि हुड्डा साहब वो खेल खेलते थे जिसके लिए हरियाणा नहीं जाना जाता है, वो है टेनिस। टेनिस खेलते थे आप? लॉन टेनिस। जी, माइक रख लेंगे साथ में। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस नहीं, लॉन टेनिस में बोरिस बेकर के साथ खेला हूँ। हाँ, ही प्लेड इन टाई ब्रेक, वो जीते टाई ब्रेक से ही। तो टेनिस की भाषा में बात करें, इस वक्त जो मैच चल रहा है उसमें एडवांटेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एडवांटेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहा है। देखिए, तो कांग्रेस की है एडवांटेज, और क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके फेलियर्स हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही है 10 साल तक, कोई अचीवमेंट नहीं रही है हरियाणा में एज कंपेयर टू कांग्रेस रूल रहा जो 2005 से लेकर 2014 तक। तो इस वास्ते जो कांग्रेस के पक्ष में हालात लग रहे हैं। आपके पक्ष में नहीं है? हुड्डा साहब की एडवांटेज नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस की एडवांटेज है? कांग्रेस का है, मैं कांग्रेस में ही हूँ। मेरी तो चौथी जनरेशन है कांग्रेस में, 4 जनरेशन से। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं जो मैच आप खेल रहे हैं वो नायब सिंह सैनी साहब के साथ तो एक दूसरा खेल रहे हैं, और शैलजा जी के साथ भी खेल रहे हैं एक मैच। शैलजा के साथ क्या? शैलजा जी के साथ भी आपकी एडवांटेज चल रही है? नहीं नहीं, शैलजा जी हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, मेरी बहन की तरह हैं। तो हम एक पार्टी एक है। क्योंकि उन्होंने भी दावा कर दिया ना कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो आप लोगों, मुख्यमंत्री तो कोई ऐसा है, वो तो कोई भी बन सकता है, पार्टी है। तो ये कहानियां आप लोग चलाते हैं, अंदर असलियत कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा आप कहते हैं ना कि साहब वो तो एमएलए जो चुन के आएंगे वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस की पद्धति है। चुनाव होने के बाद जो एमएलए चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आते हैं, सारे एमएलए से उनके मत पूछते हैं, जो बहुमत होता है उसको कांग्रेस हाईकमांड मुख्यमंत्री बनाती है। और ऑब्जर्वर इस बार फिर गहलोत साहब हैं? नहीं, अभी तो 3 हैं ऑब्जर्वर तो। हाँ, 3 हैं। क्योंकि कहते हैं पिछली बार गहलोत साहब ने बनवाया था आपको। नहीं, तो ऑब्जर्वर थे, वो तो इलेक्शन के लिए हैं। अब जो सीएलपी के लिए कौन ऑब्जर्वर होगा तो पार्टी फैसला करेंगे, हो सकता है गहलोत साहब हो। पर वो 90 सीटों में 72 सीटें कहते हैं कि आपके गुट की हैं, तो फिर तो 90 सीटों में 72 सीटें आपके गुट की हैं। नहीं, मेरा कोई गुट नहीं है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये भी बस बनाई हुई बातें हैं। और क्या, अभी देखो ना, कांग्रेस फैसला करती है। अब 2,500 एप्लीकेशन थी 90 सीटों के लिए, सबकी स्क्रूटनी हुई, सब स्क्रूटनी कमेटी बैठी, एक एक सीट डिस्कस की, तो कांग्रेस ने मेरिट पे डिसाइड किया। तो वो आप ये लगा देते हैं ये गुट है, गुट क्या है, इसमें गुटबाजी कोई नहीं है। जो मेरिट पे थे, कांग्रेस ने जो बेहतर कैंडिडेट समझे वो मैदान में उतारे। क्योंकि हम तो सुनते हैं कि एक हुड्डा लाइन है और दूसरी खुड्डा लाइन है, उसमें सबको डाल दिया। नहीं, जब हर वर्ग को, जैसे 12 महिलाओं को दी हैं, 20 ओबीसी को दी हैं, इस प्रकार से युवाओं को दी हैं, और हमने सब वर्गों को दिए हैं, जो ऑन मेरिट डिसाइड किया है। स्क्रूटनी कमेटी है, फिर इलेक्शन कमेटी में जाता है, फिर सब कमेटी बनी है, पूरा प्रोसेस लगता है। उधर दूसरी तरफ से सामने से भी उधर अनिल विज साहब ने कह दिया है वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं अगर वो जीतते हैं तो नायब सिंह सैनी से लड़ना आसान है, या विज साहब के चेहरे से लड़ना आसान है, या खट्टर साहब से आसान था? देखिए, चुनाव से कुछ समय पहले बीजेपी ने खट्टर साहब को बदला। क्यों बदला? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही, 9.5 साल वो रहे, और उन्होंने समझा कि चेहरा बदल दें तो शायद जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता ने ये फैसला कर दिया इनको ही बदलेंगे। तो ये बताइए, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो ये कहा जा रहा है ना, जैसे जहां जहां आपकी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी वित्तीय हालत खराब है, जहां कर्नाटक में वित्तीय हालत खराब है, तो आपकी सरकार भी वही चीजें करेगी? ओल्ड पेंशन स्कीम आप भी लाएंगे यहाँ पे, हरियाणा में भी लाएंगे? देखिए, हाँ, ओपीएस हमने कहा है, ओपीएस लेके आएंगे। जब 2005 में पहले कांग्रेस की सरकार बन गई तो उस समय हम
पंजाब से बहुत पीछे थे, लेकिन 14 में पंजाब से बहुत आगे चले गए। वित्तीय जो है वो क्या परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की कैसी होती है उस पर डिपेंड करती है। तो पंजाब में भी तो आप ही की सरकार थी, उसने पीछे कर दिया फिर, इसका मतलब? नहीं, पंजाब में अकाली सरकार भी रही ना बीच में। पर ये बताइए, तो ओपीएस आने से वित्तीय हालत खराब नहीं हो जाएगी? जैसे हिमाचल में वो कह रहे हैं हम तनख्वाह नहीं दे रहे अभी मंत्रियों की। हिमाचल और हरियाणा में बहुत अंतर है। हरियाणा में बहुत स्कोप है और सारी बात सोच समझ के ही हमने फैसला किया था, क्योंकि पूरी कांग्रेस की पॉलिसी थी ये। राजस्थान में भी ये उन्होंने किया और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ ओपीएस लागू करने किए, क्योंकि ओपीएस जो ये हुआ वो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, जब ये पेंशन स्कीम बनी, न्यू पेंशन स्कीम, उस समय जो है हमने भी अडॉप्ट किया, मैं मुख्यमंत्री था। लेकिन बाद में तजर्बा ये हुआ ये कर्मचारियों के हित में नहीं है और ये कोई लाभदायक स्कीम नहीं है, तो इस वास्ते ओल्ड पेंशन स्कीम हम लगा। खिलाड़ियों की जहां तक बात है तो ये इल्ज़ाम आप पे लगा कि ये पूरा जो पहलवानों का पूरा विद्रोह था, जो पूरा प्रदर्शन था, वो सब आपने स्पॉन्सर कराया। कौन सा प्रदर्शन? जो विनेश फोगाट वगैरह वहां पर थी। देखिए, जो उनके साथ जाती हुई वो उन्होंने स्टार्ट किया। हाँ, मैं उनके समर्थन में जरूर गया वहाँ, क्योंकि उनके साथ जाति हो रही थी। और जब भी कोई ऐसी जाति होगी, क्योंकि हरियाणा तो 3 चीज़ों से जाना जाता है, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। आप देखो ना, 2% हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हर 10वां फौजी हरियाणा से है। आपके कॉमनवेल्थ हो तो अगर 38 गोल्ड मेडल देश को मिलते हैं तो उसमें 22 हरियाणा के। ओलंपिक के 6 अगर मेडल मिलते हैं तो उसमें से 4 हरियाणा के। अब भी आप देख रहे हो 4 हरियाणा के हैं, चाहे वो मनु भाकर हो, चाहे और भी है हमारे जितने भी हैं। तो आपने ये प्लान नहीं किया था कि विनेश फोगाट वगैरह का जो विद्रोह होगा वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा और फिर उनको क्योंकि अब टिकट दे दी ना आपने उनको। मैं तो वो जब बैठ गए थे वहां धरने पे बैठे थे, मांग कर रहे थे कि हमारे साथ जाति हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा, जब उनके समर्थन देने गए थे। पर जब उनका गोल्ड मेडल रह गया 100 ग्राम से, तब तो सब लोगों ने उनका समर्थन किया, सब लोगों ने। अब वो देश की बेटी बोला, अब वो कह रहे हैं कि अब देश की बेटी कैसे रही, अब तो कांग्रेस की बेटी होगी। कोई भी हो खिलाड़ी, कोई भी हो, वो एक पार्टी का या एक प्रदेश का नहीं होता, वो देश का सम्मान होता है, सबके लिए था। तो इस वास्ते वो हमारे पूरे देश के सम्मान बढ़ाए उन्होंने। लेकिन मेरे को ये महसूस हुआ कि वहाँ पर वो विनेश जो है गोल्ड मेडल की अधिकारी थी, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन किस वजह से हुआ उसकी मैं टिप्पणी नहीं चाहता, उनका रह गया। मैं महसूस करता हूँ उनके साथ न्याय नहीं हुआ वहाँ, क्योंकि सिल्वर मेडल तो जीत चुकी थी, वो भी वापस देना पड़ा। कुछ समय दिया जाता था उनको, ये सब भी पहलवानों का होता है, कुछ समय अगर 4 घंटे 5 घंटे दिए थे तो 100 ग्राम कोई ज़्यादा नहीं, वो कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो जाता है। तो उनके साथ जाती हुई, तो उस समय मैंने कहा था कि भाई इनको कंसोल करने के लिए जो ये अपने आप महसूस करें, ताकि और खिलाड़ियों को भी इससे वो मिले कि एक प्रेरणा मिले, इनको राज्यसभा की सीट देनी चाहिए। हाँ, अगर मेरा बहुमत होता तो मैं राज्यसभा की उनको सीट ऑफर करता, ये मैंने कहा था। तो महावीर जी ने कहा कि जब आपके पास बहुमत था तब आपने गीता फोगाट को तो राज्यसभा दी नहीं। गीता फोगाट जी हों या और भी पहलवान हों, और भी जो हमारे खिलाड़ी थे, जो उस समय जो उनकी अचीवमेंट थी उसके हिसाब से हमने उनको प्रोत्साहन दिया। किसी को डीएसपी भर्ती किया, सीधे अफसर भर्ती किए हमने, किसी को किया, और जो राशि इनाम की थी वो कई गुना बढ़ाई। लेकिन ये यहाँ पर इसके साथ मेरे को महसूस हुआ जाति हो रही है, इनका हक मर रहा है। कारण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो डिजर्व करती थी। एक उनका हौसला रहे और खिलाड़ियों में भी हौसला रहे, भाई कोई ऐसी कई बात हो तो हमारे कोई आगे प्रेरणा, खिलाड़ी को प्रेरणा मिले, इस वास्ते। आपने पहलवानों की बात की और किसानों की बात की। अगर आपकी सरकार आती है तो किसान अगर प्रदर्शन करने जाएंगे तो आप जाने देंगे दिल्ली बॉर्डर तक, क्योंकि हरियाणा सरकार ने रोक दिया था उनको? देखिए,
प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून अपना काम करता है, तो लेकिन रोकने से, सड़कें खोदने से, उनके रास्ते में कील बिछाने से तो एक प्रजातंत्र के उसमें नहीं है ना। सबके हक है, सबकी बात सुनना है, बात सुन के उनका समाधान निकालना है, ये प्रजातंत्र का अधिकार है सबका। तो वो फिर दिल्ली बॉर्डर पे आ जाएंगे, फिर दिल्ली बॉर्डर पे प्रदर्शन होगा, वो आप अलाउ करेंगे? है जी, जैसे पिछली बार दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन शांतिप्रिय धरना था उनका, बैठे रहे, क्योंकि जो कानून थे, 3 कानून थे, जब उनका ऑर्डिनेंस आया तो सबको ये महसूस हुआ, जितने किसान संगठन थे, जो किसान के हितैषी थे, कि ये जो कानून है ये किसानों के हित के नहीं है, इनको वापस लेना चाहिए सरकार में। उसके वजह से वो किसान बैठे रहे, शांतिप्रिय ढंग से बैठे रहे, और पूरा वो चलता रहा, और सरकार को वापस लेना पड़ा। एक इल्जाम आप पे जो ये लगता है कि, और जैसे श्वेता ढोल जी ने भी लगाया, श्वेता ढोल जी कैंडिडेट बनना चाह रही थी कलायत से, उन्होंने कहा कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, उनको टिकट नहीं मिला, जयप्रकाश जी के बेटे को आपने दे दिया। तो आपके पार्टी में, अब तो खैर सभी पार्टियों में हो गया है कि बेटों को ही टिकट मिल रहा है, ये प्रचलन कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये जो है नई भाषा चलाई है राजनीति में। एक बात मैं कहता हूं आपको कि प्रजातंत्र में, अब मान लो मेरा परिवार है, कोई कहेगा ये परिवारवाद की बात है, मेरे को तो गर्व है अपने परिवार पे। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, हमने सेवा करी, वो करे, जन सेवा करते, लेकिन किसी को आप थोप नहीं सकते हैं। जो लोग चुन के भेजेंगे, जिसको जो लोगों को पसंद आएगा आगे जाएगा। पर टिकट ही नहीं मिलेगा तो चुनेंगे कैसे? आपका बेटा पत्रकार बन जाए, न्यूज़ 18 में नहीं लग सकता, क्या कहेंगे? अगर वो काबिल होगा तो लेंगे ना, रखेंगे। लेकिन जब आप टिकट ही नहीं देंगे तो कैसे? जब टिकट ही नहीं देंगे तो काबिलियत कैसे पता चलेगी? टिकट ही अगर परिवार वालों को मिलेगी तो? नहीं, ये बात नहीं है, परिवार वालों को नहीं मिलती, सबको मिलती है, सबको मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। अब हमने बहुत, अब जैसे न्यू कमर्स हैं, बहुत दिए हैं, गरीब परिवार से भी मिलते हैं, जो काम करने वाले हैं उनको भी मिलता है, सबको मिलता है। तो ये बताइए फिर 2019 में क्या कमी रह गई थी? 2019 में भी तो आप एक ऐसा लग रहा था कि आप अच्छा खासा बहुमत ले आएंगे, लेकिन वो आप पीछे रह गए। तो 2019 और इसमें क्या फर्क है? देखिए, 2019 में जो है 4000 वोटों का फर्क रहा, वो तो ओवरऑल पूरे स्टेट में, क्योंकि हमारे उम्मीदवार कोई 500 से हार गया, कोई 700 से हार गया। अगर 4000 वोट और मिल जाती कांग्रेस को तो सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस थी। लेकिन आप ये देखें, 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस केवल 10 सेगमेंट में लीड की थी, और 79 उसमें सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड ली थी, और एक में जेजेपी ने ली थी। लेकिन जब उसके फौरन बाद, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का अंतर हो जाता है, फौरन बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हम तो 10 से पहुंच गए 31, और बीजेपी 40 पे रह गई, जबकि उनकी बहुत ज़्यादा सीट थी। मतलब 20% जो है इस चुनाव में, जो लोकसभा 19 की और 24 की बात है, 19 में और 24 में हमारा वोट परसेंट जो है वो 20% के करीब बढ़ा है, हरियाणा का, कांग्रेस का, और बीजेपी का घटा है 12%। तो ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इस वास्ते जो एक माहौल बना हुआ है हरियाणा में, वो एक लोकसभा के चुनाव में दर्शाया गया कि किस प्रकार से हमारी 0 सीट थी, 0 से 5 पहुँचे। मतलब 2024 के लोकसभा में हम 0 से 5 पहुँचे, 10 सीट है कुल, मतलब हाफ पहुँचे। अब जो है विधानसभा में बीजेपी साफ। 2019 में तो आप कह रहे थे कि आप ही सीएम का चेहरा हैं, लेकिन अब नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा मैं ही हूँ, कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस की बात कही होगी जरूर। तो इस बार आपने मैं कभी नहीं कहता हूँ, मैं की मेरे को आदत नहीं है। हाँ, यही तो लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब कहते नहीं है, पीछे से खेल कर जाते हैं। लोग कहते हैं हुड्डा साहब कहते नहीं है, लेकिन पीछे से खेल कर देते हैं। ये तो आपकी परसेप्शन है।
मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी सोच है। 2014 में बीजेपी ने बनाया कि आपकी सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर, और उसमें आपका नाम लिया गया कि आपने वाड्रा साहब को जमीनें दिलवाई, वाड्रा साहब को जमीनें मिली, वो आपकी वजह से मिली, वो सब केस वगैरह भी हुए कुछ उनके। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मिस्टर वाड्रा को 1 इंच जमीन नहीं दी मैंने, ऑन ओथ कह रहा हूं मैं। ये कहानियां बनाई हुई है। हाँ, उनके प्राइवेट डील, कोई आप कोई जमीन बेचोगे मैं खरीदूंगा, वो अलग बात है। सरकार की तरफ से कोई जमीन नहीं दी उनको। चलते चलते बता दीजिए, आपका अपना सर्वे क्या कहता है, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, मैं ये तो कभी नहीं कहता कितनी सीटें जीतेंगे, लेकिन आज ये कह के जा रहा हूं, 36 बरादरी हरियाणा ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हुड्डा साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।